अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूँ आपकी स्पीकर नताशा सेठी और पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था अपना। एडवोकेट हाई कोर्ट जनरल से बिलोंग करती हूँ और पाकिस्तान lawyer.com पे लेक्चर्स भी दे रही हूँ। आज हम बात करेंगे लॉ कैट के बारे में और जैसे आप सबको पता है कि 3 दिन बाद लॉ कैट होने जा रहा है, तो फिलहाल अभी हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने लॉ कैट का इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम लॉ कैट के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सिलेबस से। यहाँ मैं एक चीज आपसे क्लियर कर दूं, 3 बजे से 4 बजे तक हमारी क्लास का टाइम है और 3:05 पे 3 मिनट पे हमारी क्लास स्टार्ट हुई है। 3:45 तक मैं आपको लेक्चर दूंगी। उस दौरान आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं, अदरवाइज आप 45 मिनट के बाद जो है आपसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसी को कोई एम्बिग्विटी है सिलेबस के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। आपके क्वेश्चन को एंटरटेन किया जाएगा, ठीक है। सिलेबस आपसे शेयर कर रही हूँ मैं, स्क्रीन देखिएगा अपनी। सबसे पहले मैं आपको इसमें कुछ चीजें ऐसे बता दूं जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिसमें आपके पास आ जाता है कि हमारे पास तो बिल्कुल ही ना आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए थे जिसकी बेस पे हमें ग्रेस मार्क्स दिए जाए। तो ग्रेस मार्क्स के हवाले से मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ। ग्रेस मार्क्स 2020 में दिए गए थे। बहुत से स्टूडेंट्स ने इस चीज को दोबारा से इशू बनाया था कि हमें दोबारा भी इसको दिए ग्रेस मार्क्स हमें अलाउ किए जाए ताकि हम लाइसेंस ले सके। 50% आपके मार्क्स होते हैं जिसको आपने पास करना होता है अपने टेस्ट को, और उसमें अगर आप थोड़ी सी टेक्निक्स यूज कर लें तो वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। मिस्टर अली रज़ा, मिस्टर आसिम अजीज और गुलाम मुर्तज़ा साहब, अगर आप अपना माइक ऑफ कर लें तो हम क्लास स्टार्ट करें अपनी बाकी की। जी, सिलेबस देखिएगा अपना। आपका है कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन 20 मार्क्स का, और कॉन्स्टिट्यूशन के पोर्शन में आपके पास 5 मार्क्स होते हैं केसेस से रिलेटेड, ठीक है। स्टूडेंट्स सिलेबस को गो थ्रू नहीं करते। व्हाट्सएप के, फेसबुक के, जिस तरह के भी आपको मटेरियल मिलता जाता है आप लोग याद करते जाते हैं, स्टूडेंट्स याद कर लेते हैं और उसी को ही जाकर पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे काफ़ी स्टूडेंट्स नुकसान उठाते हैं। सिलेबस मेंशन किया गया है एचईसी की तरफ से, पंजाब बार कौंसिल की तरफ से, पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से, ठीक है। तो उसको फॉलो करें, तब जाकर आपका पेपर जो है पास होगा। पहले इसका सिलेबस जो था वो सब्जेक्टिव में था, जब हमने अपने टाइम पे दिया था तो हमारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में था। अभी सिर्फ आपका जो है सब्जेक्टिव पोर्शन है, उसी में ही आपको बहुत टफ मार्क्स के साथ आपको पास करना पड़ता है, क्योंकि आर्टिकल्स याद रखना, सेक्शंस याद रखना बहुत मुश्किल होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पास 5 मार्क्स केसेस होते हैं, ठीक है। केसेस है आपके पास 8, जिसमें मौलवी तमीजुद्दीन, स्टेट वर्सेस दोसू, मिस आसमा जिलानी, विक्टिम नुसरत भुट्टो, मोहम्मद नवाज शरीफ, मिस्टर अदील सोलंकी एंड इरफान चंद साहब। आप अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज। सर जिनके माइक ऑन है प्लीज आप अपने माइक ऑफ कर लें, थैंक यू। इन 8 केसेस में आपके पास 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं साइटेशंस के बारे में, हेड ऑफ द बेंच के बारे में, जिन जिन जजेस ने अपना बेंच हेड किया था इन केसेस में, उनके हवाले से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
ठीक हो गया। और ये 5 नंबर के जिसमें कुछ मिस आसमा जिलानी के केस की अगर मैं बात करूं तो इसमें नॉर्मली क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मिस आसमा जिलानी किसकी बेटी थी। बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज करते हैं कि वो गुलाम जिलानी की वाइफ थी या डॉटर थी। तो मिस आसमा जिलानी उनकी बेटी थी। इस चीज को आप अगर कोई भी आप मार्केट की बुक इस्तेमाल कर रहे हैं या इंटरनेट से, व्हाट्सएप से या फेसबुक के किसी भी ग्रुप से आप क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा अपने सिलेबस पे भी गौर करिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के ही पार्ट का सेकंड पोर्शन है आपके पास, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। इसमें आपसे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात नहीं की जाती। इसमें भी आपको कुछ पार्ट्स अलाउ किए गए हैं जिसमें आपके पास आ जाएगा फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम प्रियम्बल टू आर्टिकल्स 40, पार्लियामेंट आर्टिकल्स 50 to 89, the judicature आर्टिकल 175 to 212। यहाँ पर आपके पास 10 मार्क्स का पोर्शन होता है। 10 मार्क्स के और 5 मार्क्स के केसेस के पोर्शन को मिला के आपका 20 मार्क्स का पोर्शन बनता है, सॉरी 15 मार्क्स का पोर्शन बनता है। और 5 मार्क्स का पोर्शन जो आपके पास आता है वो है इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड। पहले इंटरनेशनल लॉ का कोई ऐसा खास सिलेबस इन्होंने मेंशन नहीं किया था, लेकिन क्योंकि सिलेबस चेंज किया गया था तो अब इन्होंने यूनाइटेड नेशंस का चार्टर और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का चार्टर ऐड किया है। तो अगर आप यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को पढ़ें तो उसमें आपके पास थोड़े से ही ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जो डील करते हैं आपके पेपर पैटर्न को। पूरे का पूरा चार्टर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको इक्वलिटी बेसिस या ह्यूमैनिटी बेसिस आप देख सकते हैं। उन आर्टिकल्स को याद कर लें। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में आप देख लें, उसमें कितने जजेस होते हैं, किस तरह का आपका पेपर पैटर्न होगा, इसको देख लें। ठीक है। और कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर वाक़ है, ये क्वेश्चन आ सकता है। यूनाइटेड नेशन चार्टर का अगर आप देखें तो उसमें भी आपको सबसे पहले ये देखना कि ये ड्राफ्ट कब किया गया था, उसके बाद इनएक्ट कब हुआ था। इस तरह की ये चीजें आप इसकी देख सकते हैं। तस्वीर तो नहीं आ ये रही, है आपके पास, तस्वीर नहीं सॉरी आ रही। जी सर, आपको क्या इशू है? हेलो, अगर किसी को आवाज का प्रॉब्लम है तो प्लीज आप दोबारा से इसको साइन इन करें। और जिनके कोई क्वेश्चंस हैं यहाँ तक के वो इनबॉक्स कर सकते हैं। तो 3:45 के बाद हम आपके सारे क्वेश्चंस लेंगे जिसमें हम आपको आपके एम्बिग्विटी से रिलेटेड रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो डू कोऑपरेट। जिनको आवाज नहीं आ रही प्लीज आप लोग दोबारा ज्वाइन करिए। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने जी स्टूडेंट्स के टॉपिक पे। हमारे पास सेकंड पोर्शन है सिलेबस में स्टूडेंट्स का, जिसमें आपके पास आ जाएगा इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस बाय सर जॉन सालमन फॉर एलएलबी स्टूडेंट्स। और सेकंड है हमारे पास इस्लामिक इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस बाय प्रोफेसर इमरान एहसन खान नियाजी। इन दोनों के आपके पास 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ मैं आपको थोड़ी सी टेक्निक्स भी बताऊंगी लेकिन अभी नहीं, पहले हम सिलेबस को कवर कर रहे हैं। ठीक है। इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस हमने एलएलबी में पढ़ी हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से होते हैं, उन्होंने पाकिस्तानी बेस्ड लॉ नहीं पढ़ा हुआ होता है, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये। तो आप कोशिश करें
कि जो बुक्स आपको यहाँ मेंशन की जाती हैं जूरिस्प्रूडेंस बाय सर जॉन सालमन, इनको पढ़ने की कोशिश किया करें। अगर नहीं है आपके पास तो जो बुक्स आपकी एलएलबी के सिलेबस में होती है ना, इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस की और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की, तो उन्हें बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया करें। ठीक है, इसमें से आपके 5 मार्क्स होंगे दोनों के अलग से। और इस्लामिक के कुछ इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, इंग्लिश के भी थोड़े बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सिविल प्रोसीजर कोड, सीपीसी को हम अपनी नॉर्मल रूटीन लैंग्वेज में बोलते हैं। इसका भी पहले तो फुल ऑन बुक थी, लेकिन अब क्योंकि सिलेबस चेंज किया गया है तो काफी मार्जिन दिया गया है स्टूडेंट्स को एमसीक्यूज याद करने के लिए, सेक्शंस याद करने के लिए, ऑर्डर्स याद करने के लिए। तो इसके प्रियम्बल से स्टार्ट किया है, प्रियम्बल से लेके सेक्शन 12 तक। उसके बाद कुछ सेक्शन स्किप करके सेक्शन 15 टू 20 तक। फिर से इन्होंने कुछ सेक्शन स्किप किए जिसमें 47 ऐड किया, 75 सेक्शन ऐड किया, 96 सेक्शन ऐड किया, 104 ऐड किया, 115 ऐड किया और 151 ऐड किया। ठीक है, अब जिन सेक्शंस को स्किप किया गया है उन सेक्शंस के भी क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो फेसबुक ग्रुप्स में और व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल हो रहे होते हैं और स्टूडेंट्स बगैर सिलेबस देखे उन क्वेश्चंस को भी याद कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि जो सिलेबस में आपको मेंशन किया गया आप उनको देखें। फिर बाद में स्टूडेंट्स शोर में चाहते हैं जी कि हमारा तो पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, अब हमें ग्रेस मार्क्स चाहिए। ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड कुछ दिन पहले कोई 3-4 दिन पहले एक कमेटी बैठी विशाल साहब की क़यादत में। उन्होंने डिसाइड किया है कि जिन बच्चों को 2020 में ग्रेस मार्क्स के जरिए लाइसेंस दिया गया था उनका लाइसेंस वापस लिया जाए और उनके लाइसेंस को कैंसिल करके उनको दोबारा से पेपर देने का बोला जाएगा और आपको 50% मार्क्स लेकर इस टेस्ट को दोबारा क्लियर करना पड़ेगा। तो जिन बच्चों ने ग्रेस मार्क्स लेके लाइसेंस ले लिया था उनको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि थोड़े टाइम में पॉसिबल है कि ये नोटिफिकेशन आ जाए कि लॉ गेट की डेट दोबारा से आ जाएगी, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं जिन्होंने 25 को देने। ठीक हो गया, इसका नोटिस भी काफी ग्रुप्स में भी आ गया है और अगर आप लोग अपनी बार से कंसल्ट करें तो वहां पर भी उनके नोटिस बोर्ड पर लगा होगा। ऑर्डर्स हैं हमारे पास सिविल प्रोसीजर कोड में, ऑर्डर नंबर 1 है, कुछ ऑर्डर इन्होंने स्किप किए हैं, उसके बाद 6 to 9 है, फिर ऑर्डर्स इन्होंने स्किप करके 39, 41 और 43 ऐड किए हैं। ठीक है, ये आपका 20 मार्क्स का 20 मार्क्स का ये आपका पोर्शन है सीपीसी का, जिसमें अगर आप सीपीसी के सेक्शंस और ऑर्डर्स अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो 20 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ज्यादा मार्क्स जो आप ले सकते हैं वो आप कॉन्स्टिट्यूशन में से ले सकते हैं। वहाँ पे आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले आपके पास केसेस हैं, उसके बाद आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आपके पास इंटरनेशनल लॉ है। ठीक है, ये 20 मार्क्स का पोर्शन बनाकर तो आपको दिया गया है, जिसमें से आप 20 में से 15 मार्क्स भी इजीली ले सकते हैं। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, हमारे पास है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ को भी इन्होंने पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें 10 मार्क्स के आपके पास पीपीसी है और 10 मार्क्स का आपके पास सीआरपीसी है। पीपीसी भी पहले फुल बुक थी, उसके बाद सीआरपीसी की भी फुल बुक थी, लेकिन सिलेबस चेंज किया तो उन्होंने कुछ आपको मार्जिन दे दिया जिसको आप देख सकते हैं। 20 मार्क्स का पोर्शन बनाकर क्रिमिनल लॉ का डिवाइड करके पीपीसी और सीआरपीसी को ऐड किया गया है। वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 को ऐड किया है, जिसमें आपके पास जनरल एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन आ जाती हैं। ठीक है, इनको आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। और क्लॉजेस, क्योंकि हर सेक्शन याद नहीं रखा जा सकता तो उसके लिए आप फिर कोई ऐसी टेक्निक लगा लें जिसमें आप याद रख सकें।
चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास जनरल एक्सेप्शन का। चैप्टर नंबर 6 आ जाएगा ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। जो चैप्टर्स मेंशन हैं सिर्फ उन्हीं को ही आपने रीड आउट करना है, उसके अलावा बुक को खोलने की जरूरत नहीं है। इधर उधर से जो भी आपको मटेरियल मिलता है व्हाट्सएप के ग्रुप्स में या फेसबुक के ग्रुप्स में, तो कोशिश किया करें कि उसको अपनी बे रैक की बुक से टैली कर लिया करें। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 16A, wrongful restraint and wrongful confinement। ठीक है, इसका चैप्टर है। और उसके बाद हमारे पास लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 17, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ये आपके पास 5 चैप्टर्स हैं पीपीसी के। 5 चैप्टर्स में से अगर आपके पास कोई ऐसा मटेरियल है जो व्हाट्सएप से है, फेसबुक ग्रुप से है, इंस्टा ग्रुप्स में से है या इंस्टा के पेज से है, तो कोशिश करें कि जो भी आप मटेरियल याद कर रहे हैं अपने पास बे रैक को खोल के रखें, उससे टैली करें और फिर याद करें। जो मटेरियल मिलता जा रहा है उसको उसी तरह से याद करते जाएंगे तो बाद में फिर आप यही कहेंगे कि जी पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। सीआरपीसी है हमारे पास। इसमें है हमारे पास चैप्टर नंबर 1, प्रीलिमिनरी डेफिनेशंस। वो तो मैंने कहा बना उधर, उसको मैंने कहा मौला मस्जिद है उधर से सर प्लीज जिनका माइक ऑन हो जाता है आप लोग प्लीज ऑफ करें अपने माइक को। आप लोग जब भी कोई ऐसी मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो अपने माइक्स और अपने जो कैमरास हैं उन्हें चेक कर लिया करें प्लीज। चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास सीआरपीसी का, अरेस्ट, एस्केप एंड रीटेकिंग। Chapter number 7, processes to compel the production of documents and other movable property and for the discovery of persons wrongfully confined. इसी तरह नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 8, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। चैप्टर नंबर 10, पब्लिक न्यूइसेंस। Chapter number 11, temporary orders in urgent cases of nuisance and apprehended danger. Chapter number 14, information to the police and their powers to investigate FIR। जो इनबॉक्स कर रहे हैं बच्चे वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, तो हम आपके क्वेश्चंस को बाद में एंटरटेन करते हैं। Chapter number 14, information to the police and their powers to investigate FIR। Chapter number 16, complaints to magistrate। Chapter number 17, the commencement of proceedings before court। Chapter number 31 of appeals and chapter 39 of bail। ठीक है, जिनके माइक ऑन है प्लीज आप ऑफ कर लें। 10 मार्क्स का ये आपका सीआरपीसी है जिसमें आपके पास 11 चैप्टर्स हैं। इन 11 चैप्टर्स में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो आपके पास चैप्टर नंबर 5 है। उसके बाद आपके पास है चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 31 एंड चैप्टर नंबर 39। ये ऐसे आपको मैं बता रही हूँ जिनमें से ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। बाकी भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिलेबस में मेंशन है, लेकिन ये वाले इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये नॉर्मल रूटीन लाइफ में यूज होते हैं। ठीक है, अगर आप में से कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको पता होगा कि ये डेली बेसिस पे यूज होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ एविडेंस, ये भी 20 मार्क्स का है। इसमें क्योंकि ये बिल्कुल ही छोटा सा है और एक दिन में भी कवर हो सकता है लॉ ऑफ एविडेंस, तो इसको पूरे का पूरा उन्होंने ऐड किया हुआ है कानूनी शहादत ऑर्डर 1984। इसको इसका प्रॉपर नाम है लॉ ऑफ एविडेंस। इसको हम नॉर्मली लीगल लैंग्वेजेस में भी यूज करते हैं, लेकिन कानूनी शहादत इसका प्रॉपर नाम है।
इसमें आपके पास अच्छा, आगे चलते हैं हम प्रोफेशनल एथिक्स पे। ये हमारा 10 मार्क्स का पोर्शन होता है। Canons of Professional Conduct and Etiquette of Advocates, chapter number 2, chapter number 12, rule 134 से 175B तक। ठीक है, इन्होंने आपको क्लियरली बता दिया है कि आपका चैप्टर नंबर 12 है, जिसमें आपके रूल्स होंगे 134 से 175B तक। पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल्स 1976। ये आपका लास्ट पोर्शन है, ये आपका 10 मार्क्स का होता है और इसमें भी आप फुल ऑन मार्क्स गेन कर सकते हैं। अच्छा, टेक्निक में आपको थोड़ी सी ये बता दूं कि आपने किस तरह से अपने पेपर को कवर करना है। जो पोर्शन आपको सबसे अच्छा आता है, पहले आपने उसको हल करना है। ठीक है, जैसे आपके पास हर एक का अपना अपना एक माइंडसेट होता है, अपनी एक नेचर होती है, हर एक की अपनी एक पिकिंग पावर होती है। कुछ बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो सीआरपीसी में अच्छे होंगे, पीपीसी में अच्छे होंगे, कुछ एटिकेट्स में अच्छे होंगे। जो भी थोड़े बहुत एटिकेट्स मुझे स्क्रीन पे नजर आए हैं, उससे तो लग रहा है कि आपको एटिकेट्स की बहुत जरूरत है। लेकिन उसके बाद आपके पास आ जाते हैं जो स्टूडेंट्स के, तो कुछ बच्चों को इंग्लिश में पढ़ने का शौक होता है, वो इंग्लिश स्टूडेंट्स को अगर अच्छे से कर सकते हैं कवर तो वेल एंड गुड। जो आपका पोर्शन आपको ज्यादा अच्छे तरीके से आता है, आपने सबसे पहले उसको कवर करना है। अगर आपको कोई ऐसा पोर्शन है जिसके क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे, तो उस पर टाइम वेस्ट करने की बजाय जो पोर्शन बहुत आपको अच्छे से आता होगा, जिसमें आपके पास लॉ ऑफ एविडेंस हो सकता है, क्योंकि ये इसके बहुत कम आर्टिकल होते हैं, तो ये अच्छे तरीके से याद भी किया जा सकता है। प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं, जिसको आप पढ़ सकते हैं। अपने कोशिश करें कि बेरेक्ट को यूज करें। आपके जितनी भी बेरेक्ट रीडिंग्स हैं वो आपके ज्यादा काम आएंगे, क्योंकि पेपर में आपको लीगल लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया जाता है। आपको नॉर्मल लैंग्वेज जो आपको व्हाट्सएप पे नजर आ रही होती है या फेसबुक के क्वेश्चंस में नजर आ रही होती है, उस लैंग्वेज में नहीं पूछा जाता। तो जितना आप बेरेक्ट को टैली करेंगे उतना आपके लिए फ्रूटफुल है। 10 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं प्रोफेशनल एथिक्स में से, 20 मार्क्स आप ले सकते हैं एविडेंस के पोर्शन में से। उसके बाद आपके पास आ जाएगा क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ के दो पार्ट्स हैं, पीपीसी और सीआरपीसी। दोनों में से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो आप दोनों में से किसी एक को या दोनों को अच्छे तरीके से अगर याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, इसके भी 20 मार्क्स आप ले सकते हैं। जहाँ ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होता है वो जो स्टूडेंट्स का मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास इनकी रिकमेंडेड बुक्स हैं तो ठीक है, अगर नहीं है आपके पास रिकमेंडेड बुक्स तो आप कोशिश करें कि जो आपकी एलएलबी की बुक्स हैं इंग्लिश जो स्टूडेंट्स की और इस्लामिक जो स्टूडेंट्स की, उनको पढ़ें। लेकिन जो मटेरियल आपको सोशल मीडिया पे मिलता है, मैं बार बार यही कहूंगी, जो भी मटेरियल आपको सोशल मीडिया पे मिलता है कोशिश करें उसको अपने बेरेक्ट से टैली करें। जब आप टैली कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन ठीक था और ये वाला नहीं ठीक था, या इसका रियल आंसर क्या है। अच्छा, लॉ ऑफ एविडेंस का सिलेबस है हमारे पास, एक सेकेंड जी, कानूनी शहादत ऑर्डर 1984, इसके जितने भी आर्टिकल हैं, जितनी भी इसकी बुक है, वो आपने प्रिपेयर करनी है। ठीक हो गया। इसका उन्होंने कोई भी ऐसा सिलेबस या ऐसे कोई सेक्शंस मेंशन नहीं किए जिनको आपने याद करना हो। ये आपके पास पूरे का पूरा आएगा, कानूनी शहादत ऑर्डर, ये आपने पूरा तैयार करना है। ओके, जो इनबॉक्स पे है पहले मैं उनके क्वेश्चंस का आंसर दे लूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को अलाउ कर दूंगी। आप में से जिसने किसी ने पूछना हो वो आप पूछ सकते हैं। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान लॉयर्स डॉट कॉम के प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने एक
नया सीरीज शुरू की है जिसमें हम आपसे वीडियो लेक्चर्स शेयर करेंगे। इंट्रोडक्टरी लेक्चर से इसलिए स्टार्ट किया जाता है क्योंकि बहुत से बच्चे सिलेबस को नहीं पढ़ते, सिलेबस को नहीं देखते और कोशिश यही करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग जो है ना अपना सिलेबस कवर करें, सॉरी पेपर तैयार करें। तो जब आप सिलेबस को देखेंगे आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में क्या है, तभी आपको पता चलेगा कि आपने पेपर में क्या करना है। आज का हमारा इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन में ही एक सिलेबस आपसे शेयर किया गया है। अगर आप चाहें तो उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नहीं तो आप इसको HEC की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप में से जो बच्चे 25 जून के लॉगट में अपीयर हो रहे हैं और उन्होंने सिलेबस के साथ तैयारी नहीं की, तो आप लोग प्लीज अपने सिलेबस को एक दफा दोबारा देखिएगा। जो चीजें आपकी रह गई हैं एटलीस्ट उन्हें कवर कर लें, ठीक है जी। आसिफ साहब का क्वेश्चन है सिविल जज का सिलेबस। सर ये लॉगेट की क्लास हो रही है, ये सिविल जज के मसूद जाफरी साहब प्लीज आप अपना माइक ऑफ कर लें। ये लॉगेट की क्लास है, सिविल जज की क्लास नहीं है और मैं सिविल जज के सिलेबस को मुझे नहीं आइडिया कि उसका क्या सिलेबस होता है, तो आई एम रियली सॉरी। एविडेंस लॉ, अच्छा एविडेंस लॉ का हमारे पास क्वेश्चन आया कि एविडेंस लॉ को सारा पढ़ना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आपको उसको सारा पढ़ना पड़ेगा। स्टार्टिंग के जो आपके होते हैं सेक्शंस उनको देख लीजिएगा और प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंसेस हैं उनको देख लीजिएगा। लॉ ऑफ एविडेंस की बात है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, प्रोफेशनल एथिक्स कहाँ से पढ़े मैम? सर प्रोफेशनल एथिक्स के आपके पास हाई कोर्ट की, लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पे आप जाएं, वहाँ पर आप प्रोफेशनल एथिक्स के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप गूगल पे भी लिखेंगे ना, यहीं से ही कॉपी कर ले कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट ऑफ एडवोकेट्स, तो ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है डाउनलोड हो जाएगा गूगल से। चैप्टर नंबर 12 है उसका, रूल है 134 से 175B तक। ये आपका लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल्स हैं। आप एज इट इज भी आप इसको लिखेंगी, सॉरी लिखेंगे गूगल पे, तो भी आप ये डाउनलोड PDF में कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द बेस्ट वे टू रीड वेयर देयर आर सम स्पेसिफिक टर्म्स टू अंडरस्टैंड? सर इमरान हमीद साहब, अगर आप अपने पास डिक्शनरी भी रखें तो भी वो वेल एंड गुड है। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं समझ में आ रही बेरेक्ट से, तो आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो साथ गूगल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेरेक्ट रीड करने के लिए सबसे पहले आपको कंटेंट्स रीड करने चाहिए। अगर आप कंटेंट्स का पेज अच्छे से रीड आउट कर लेते हैं तो वो आपको बेरेक्ट रीड करने में आसानी रहेगी, ठीक हो गया। उसके अलावा अपने साथ डिक्शनरी रखें, कोशिश करें कि जो हमारी ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी है वो यूज करें, कोई दूसरी डिक्शनरी यूज करने की बजाय। उसके बाद है हमारे पास, अच्छा जो हमारी ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी है वो आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके भी काफी एडिशंस हैं, जो न्यू एडिशन है आप उसको डाउनलोड कर लें। Is it enough to read MCQs of M.A. Chaudhary book for law of evidence practitioner? सर मैंने अभी ये बुक्स नहीं पढ़ी तो मुझे इनका आइडिया नहीं है कि इनकी बुक्स का क्या क्राइटेरिया है, लेकिन हाँ सुना जरूर है कि बुक्स अच्छी होती है। तो अगर मैं आपसे बार बार यही कहूँगी कि कोई भी मटेरियल आप पढ़ रहे हैं, कोई भी आप अगर ऐसी सोशल मीडिया से भी कोई ऐसा मटेरियल ले रहे हैं तो आपके पास बेरेक्ट्स हैं, आप प्लीज उनके साथ टैली करें, ठीक है। काफी बुक्स में क्वेश्चन में गलती भी होती है जिसको एज इट इज आप लोग याद कर लेते हैं और वही जाकर अगर आप पेपर में कर आते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसलिए ध्यान से बेरेक्ट खोलें और फिर उनके साथ टैली करके, चाहे आप M.A. चौधरी की बुक यूज करें, एक सर उमर लतीफ साहब की बुक है, मेरी भी बुक काफी वायरल है पाकिस्तान में, लॉ गेट बुक बाय नताशा सेठी, तो वो भी PDF में होगी, लेकिन क्योंकि मेरी वो बुक जो है वो 2020 की है, अपडेटेड नहीं है,
तो इसलिए उसमें भी पॉसिबल है कि कुछ सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि वो पहले सिलेबस से रिलेटेड बुक थी, तो अभी की नहीं है। डायरेक्ट वीडियो लेक्चर्स के साथ पढ़ सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स के साथ आसानी से समझ आ जाएगा। जी बिल्कुल रजा मोहम्मद साहब, आप डायरेक्ट को पढ़ सकते हैं। हमारे एक सिविल जज हैं बाबर नदीम साहब, यूट्यूब पर उनका चैनल है। आप उनकी लेक्चर्स देखते हुए अगर आप डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप उनको पढ़ सकते हैं। और अगर आप मुझे सजेशन दे रहे हैं तो मैं आपके सजेशन पे जरूर काम करूंगी। और जो हमारा 25 के बाद जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें फिर हम वीडियो लेक्चर्स के साथ ही स्टार्ट करेंगे। We have a very short time, 3 days. What would be the best possible way to success? तो पॉसिबल वे टू सक्सेस यही है सर कि आप इसको बेर एक्ट के साथ पढ़ें। बेर एक्ट में से ही उन्होंने क्वेश्चंस देने हैं, उन्होंने आपको सोशल मीडिया पे गर्दिश करते हुए क्वेश्चंस नहीं देने। ठीक है, आपको लीगल लैंग्वेज की समझ होगी तो ही आप क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और क्योंकि उन्होंने क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा के देने हैं, तो अगर आपने ठीक तरह से सेक्शंस, रूल्स, आर्टिकल्स सब पढ़े होंगे, केसेस पढ़े होंगे, तो ही आपको क्लियरली समझ में आएगा। फ्रॉम वेयर वी कैन डाउनलोड दिस बुक? सर कौन सी बुक? यूसुफ खान साहब कौन सी बुक आप डाउनलोड करने के लिए पूछ रहे हैं? तो स्लाइड नंबर 1 का सिलेबस, ओके मैं शेयर करती हूँ। जो इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप HSC की वेबसाइट से भी इसको सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। ये है आपका सिलेबस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। मैं एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ जिन्होंने हमें कम टाइम में ज्वाइन किया है। अच्छा, मैं एक दफा आपको सिलेबस रिवाइज कर दूं, जिसमें आपके पास सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के पोर्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, दोबारा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, या चाहें तो इसको आपको HSC की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। अच्छा, मैं एक दफा रिव्यू दे दूं आपको। कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन जिसमें आपके पास पहले केसेस हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 है, फिर इंटरनेशनल लॉ है। इंटरनेशनल लॉ के भी 2 पार्ट्स हैं, यूनाइटेड नेशंस का चार्टर, ठीक है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट स्लाइड है आपके पास सिलेबस के पोर्शन की ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसमें आपके पास इंग्लिश और इस्लामिक है, दोनों के 5-5 मार्क्स हैं। तो आप कोशिश करें कि अगर आपके पास ये रिकमेंडेड बुक्स नहीं है जो इन्होंने HSC ने साथ लिखी हुई है, ज्यूरिस्प्रूडेंस बाय सर जॉन सालमन फॉर LLB स्टूडेंट्स और इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस बाय प्रोफेसर इमरान हसन खान नियाजी, अगर ये बुक्स आपके पास नहीं है तो जो आपके पास LLB की बुक्स हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड इंग्लिश और इस्लामिक की, प्लीज उन दोनों को पढ़ लीजिएगा। अच्छा, सिविल प्रोसीजर कोड में भी पार्ट्स में डिवाइडेड है, CPC का और ऑर्डर्स का। एक तरफ आपके पास सेक्शंस आ जाते हैं, एक तरफ आपके पास ऑर्डर्स आ जाते हैं। सेक्शंस आपको लॉ बताते हैं, ऑर्डर्स आपको प्रोसीडिंग्स बताते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास है प्रीएम्बल से 12 तक, 15 से 20 तक, 47, 75, 96, 104, 115 और 151। जो सेक्शंस या ऑर्डर्स मेंशन है उसी को ही पढ़ें, बाकी किसी पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। अच्छा, क्रिमिनल लॉ में भी आपके पास 2 पार्ट्स हैं, PPC और CRPC। इसका भी अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेने, तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं।
अच्छा जी, क्वेश्चंस मैं थोड़ा सा इनबॉक्स पे देख लेती हूँ तो कौन क्या क्या पूछ रहा है। एक सेकेंड। ऑलमोस्ट गैप में शेल का यूज ज्यादा होता है, एमसीक्यू शेल का मतलब समझा। अच्छा जी, रजा मोहम्मद साहब, शेल इज ऑफन यूज टू एक्सप्रेस इंटेंट और डिटर्मिनेशन। जैसे अगर हम यूज करते हैं आई शैल गो टू द स्टोर और आई शैल गो टू द मार्केट, ठीक है, तो इसमें आपकी इंटेंशन आ जाती है, डिटर्मिनेशन आ जाती है। तो यही चीज हमारे लीगल बुक्स में भी आती है, यही चीज हम लोग बेरेक्स में भी पढ़ते हैं, काफी हम शेल का वर्ड यूज करते हैं। तो जिसमें आपकी इंटेंशन और डिटर्मिनेशन क्लियर होती है, वहां पे आप शेल को यूज करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा मेरी बुक का नाम है लॉग एट एमसीक्यूज बुक बाय नताशा सेठी। ब्लैक एंड गोल्डन कलर में उसका कवर पेज है। आपको काफी जगह से और कोशिश करें तो अगर आप गूगल पे भी लिखेंगे तो शायद आपको मिल जाएगी। ब्लैक स्लॉ डिक्शनरी न्यू एडिशन की बात की थी फॉर अर्नेस्ट एंड लॉर्डन जी। आप मैंने ब्लैक स्लॉ डिक्शनरी का ही जिक्र किया था। अगर आप बेरक की रीडिंग कर रहे हैं और उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं तो इस डिक्शनरी को या तो गूगल पे खोल के रखें, या अगर आप लाइब्रेरीज में मौजूद हैं या यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में मौजूद है तो वहाँ भी आपके पास ये हो। घर में तो मुश्किल ही होती है, ऑफिस में ज्यादातर इसको रखा जाता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मैम, अपार्ट फ्रॉम दिस सिलेबस कैन यू प्लीज गो थ्रू फ्रॉम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स और एनी रिपीटेड। जी मैंने मेंशन किया है कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट थे और कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट थे, वो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पास इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपके केसेस है। केसेस में 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें आपसे से ज्यादा साइटेशंस पूछी जाती हैं। ठीक है, साइटेशंस आपने याद रखनी है। साइटेशंस याद रखने के बाद आपने कोशिश करनी है कि जो बेंचेस बने थे सब केसेस में, ठीक है, उनको हेड किसने किया था, कौन कौन से चीफ जस्टिस साहब थे, उनके नाम याद रख लें कि किसने किस केस में किस बेंच को हेड किया था। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट, जुडिकेचर, ये तीन आपके पास, और उसके बाद आपके पास प्रियम्बल आ जाता है। तो प्रियम्बल हमने ऑलमोस्ट 6 और 7 क्लास से पढ़ना शुरू किया था, जिसको हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी कहते हैं। प्लीज जिसका माइक ऑन है आप ऑफ कर लें। इसमें से आपके पास फंडामेंटल राइट्स में से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और जुडिकेचर में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पार्लियामेंट का जो है उसमें आपके पास आर्टिकल 62 63 में से ज्यादा पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको आप देख लें। इंटरनेशनल लॉ का जो पोर्शन है यूनाइटेड नेशन चार्टर, उसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हेड क्वार्टर कहाँ है इसका, ठीक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर पूछा जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली हेग इनका होता है या जिनेवा भी होता है। ठीक है, तो ये देखें ड्राफ्ट कब किया गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को और यूनाइटेड नेशन चार्टर, ये क्वेश्चंस भी होते हैं। इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस और इस्लामिक का वास्ट सिलेबस होता है, लेकिन जो बुक्स आपके पास एलएलबी की मौजूद है उसी में से ही आप इसको पढ़ लें, क्योंकि ये बुक्स जो इन्होंने रिकमेंड की हुई है ये हर स्टूडेंट के पास अवेलेबल नहीं होती। ठीक हो गया। सिविल प्रोसीजर कोड में आपके पास जो लास्ट चैप्टर्स है 96, 104, 115 और जो स्टार्ट के प्रीएम्बल से 12 तक है, ये इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें रेस्ट जुडिकाटा और रेस्ट सब्सिडिस भी आ जाता है। ऑर्डर्स में आपके पास 39 भी इम्पोर्टेंट होता है, 6 to 9 भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इनको देखें। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिमिनल लॉ, अगेन रिपीट कर रही हूँ, इसमें से जो आपके पास पीपीसी का चैप्टर नंबर 2 है इसकी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन पूछी जाती हैं। ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी,
इसका एक वाइड चैप्टर है, इसको आप देख लें। wrongful restraint and wrongful confinement भी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उस तरह से नहीं होता जिस तरह नॉर्मल रूटीन में हम लोग ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चंस या प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उसके बाद आपका प्रॉपर्टी का ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, चैप्टर नंबर 17 पीपीसी का, इसको देख लें। और सीआरपीसी में से आपके पास आ जाता है एफआईआर, मैंने पहले बताया, चैप्टर नंबर 14, 5, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, उसके बाद अपील्स का है 6, चैप्टर नंबर 31, चैप्टर नंबर 39 एंड चैप्टर नंबर 16। पीपीसी का भी आपका क्वेश्चन 10 मार्क्स का है और सीआरपीसी का भी आपका क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। लॉ ऑफ एविडेंस आपने पूरा करना है। लॉ ऑफ एविडेंस में आपके पास चॉइस नहीं है, लेकिन इसका भी मैंने आपको बता दिया कि शुरू के कुछ आर्टिकल्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, और जो प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंसेस वाले सेक्शन है आप उन्हें भी देख लें। प्रोफेशनल एक्सेस आपका 10 मार्क्स का होता है, और इसी में से आपने चैप्टर नंबर 12 आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से भी और लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट से भी। तो रूल 134 से 175B तक पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल्स 1976। प्लीज जिनका माइक ऑन है आप ऑफ कर लें। ठीक है, ये अब आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो आपको पेपर से रिलेटेड हो, क्योंकि अभी हमने प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट नहीं किए, आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो आपको इंट्रोडक्शन के लिहाज से, पेपर पैटर्न के लिहाज से, या कोई ऐसी बात अगर पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। One last question. We need your complete introduction, your area of practice, what you like the most in legal profession, what you dislike the most in legal profession. Thank you. अच्छा जी, इमरान हमीद साहब मेरा इंट्रोडक्शन मांग रहे हैं। मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं एडवोकेट हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से बिलोंग करती हूँ, मैं चिरम से हूँ, और नताशा सेठी मेरा नाम है। इसके अलावा मेरी जो प्रैक्टिस है वो क्रिमिनल लॉ में है। मैं राजा शकील अहमद साहब की जूनियर भी रही हूँ। उसके अलावा मेरी लॉ लेट की, लॉ गेट की और सी लॉ गेट की बुक भी है। मैं अपने ऑनलाइन लेक्चर्स पेड होते हैं वो कंडक्ट करती हूँ डेली बेसिस पे। 15 डेज की क्लासेस भी होती हैं और 1 मंथ की क्लासेस भी होती हैं। इसके अलावा भी बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जिनको मैं पढ़ाती भी हूँ। मैं फ्रीलांस राइटिंग भी करती हूँ, कंटेंट राइटर, क्रिएटिव राइटर और वेब कंटेंट राइटर। ठीक है, तो लीगल प्रोफेशन में मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, तो लीगल प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा तो यही मुझे कि अगर जितना कोशिश करें तो आप आगे से ज़्यादा आगे जा सकते हैं। इसके अलावा डिसलाइक, देखिए लाइक्स और डिसलाइक्स आपके नेचर पे भी डिपेंड करती हैं, तो मेरे कुछ ऐसे खास डिसलाइक्स नहीं है। मैं कोशिश यही करती हूँ कि जहाँ पे अगर कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हो तो उनका सोल्यूशन निकाला जाए, ना कि उस चीज़ को बढ़ाया जाए। ठीक है, कुछ लोग होते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय उनको बढ़ा देते हैं, तो मेरी ये कोशिश होती है कि जो चीज़ मुझे बुरी लग रही है उसका अल्टरनेट ढूंढ लें। मुझे वो नहीं अच्छा लगता कि मैं उसको ज़्यादा आगे तक लेके जाऊँ। ठीक है, ये था मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। सी लॉ का क्या मतलब है बेटा? सी लॉ वो लोग देते हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, या जैसे हमारे इंस्टीट्यूशन है, रूट्स है, ब्लैक्स, ये ब्लैकस्टोन है। ठीक है, तो इस तरह के जो बच्चे वहाँ से एलएलबी कर रहे हैं उन्होंने सबसे पहले सी लॉ देना होता है, उनका टेस्ट होता है, उसका सिलेबस थोड़ा सा लॉ गेट से चेंज होता है, तो वो बच्चे वो सारा तैयार करते हैं। उनका सिलेबस भी एचएससी से ही डाउनलोड होता है, और मेरे ख्याल से नेक्स्ट 1-2 मंथ में उनकी भी सीट्स आने वाली है। इसके अलावा लॉ गेट का टेस्ट उन्हें देना पड़ता है। आप लोग जो बच्चे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी से या इस तरह की जिनका
बिल्कुल ही जो सिलेबस है ना वो पाकिस्तान बेस्ड है, उसमें कुछ भी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का ऐड नहीं होता। उनको सिर्फ एक ही टेस्ट देना पड़ता है जो लॉग ऐड है। लेकिन जो बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पढ़ रहे हैं या किसी और फॉरेन कंट्री से पढ़ के वापस आए हैं, उनको पहले सी लॉ का टेस्ट देना पड़ता है, उसके बाद उन्हें लॉग ऐड का टेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, अच्छा और कोई क्वेश्चन है? अच्छा, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, प्लीज डू शेयर द इम्पोर्टेंट नोट्स। बट आज तो इंट्रोडक्टरी क्लास थी और मैंने इम्पोर्टेंट नोट्स अभी तो ऐसे कोई खास आपके लिए प्रिपेयर नहीं किए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको वन बाय वन सिलेबस में बता दी हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप लोग एडमिन से मैसेज करके ये मेरा नंबर ले सकते हैं, या उन्हीं को क्वेश्चंस करके वो मुझे फॉरवर्ड कर देंगे तो मैं रिप्लाई कर दूंगी। सदीक साहब पूछ रहे हैं, जी मैम यूनिवर्सिटी मैटर करती है प्रोफेशनल लाइफ में? देखें, मैं जेलम से बिलोंग करती हूँ, जेलम में पहले यूनिवर्सिटी नहीं थी, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है हमारे पास, जेलम कैंपस, और अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से पढ़ा है और वहीं से पढ़ के अब अपनी डिस्ट्रिक्ट बार ऑफ जेलम में प्रैक्टिस भी कर रही हूँ और स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रही हूँ, बहुत से जूनियर्स भी हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे अपने आप पे सवार करते हैं या गेन करते हैं, या किस तरह से भी आप उनको डील करते हैं। तो यूनिवर्सिटी इतनी मैटर नहीं करती, सिलेबस वही होता है जो आपके पास पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस होता है या बहाउद्दीन ज़कीर यूनिवर्सिटी का सिलेबस होता है, या इसके अलावा और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट भी और पब्लिक भी। तो सिलेबस वही होता है, बेसिक्स वही होते हैं। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कैसे लेते हैं। कुछ बच्चे यूनिवर्सिटी जाके भी उस तरह से नहीं सीख पाते, कुछ बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस से भी पढ़ के हमसे बहुत आगे चले जाते हैं। तो प्रोफेशनल लाइफ में आपके मार्क्स या आपकी यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं तब आप सिर्फ वकील होते हैं। ठीक हो गया। बहुत से हमारे साथ भी बच्चे पढ़ रहे हैं, सॉरी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं जो लंदन से भी पढ़ के आए हैं, जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से भी एलएलबी किया है, जिन्होंने एलएलएम किया है। हम लोग एक ही सेम प्लेटफॉर्म पे बैठ के सब कुछ कर रहे होते हैं। तो कोई ऐसा फर्क नहीं होता कि आप लंदन से पढ़ के आए या पाकिस्तान से पढ़े। सिर्फ ये है कि कुछ आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं तो वो आपको थोड़ा फायदा दे देता है, इंग्लिश अच्छी हो जाती है आपकी। संडे के टेस्ट से आप सीपीसी और सीआरपीसी पर शॉर्ट लेक्चर दें जो टेस्ट से रिलेटेड हो। मैं एडमिन से बात करके तो फिर हम अनाउंस कर देंगे, अगर ऐसा कोई लेक्चर इन 3 दिन में रखा जा सकता है तो। डू यू हैव यूट्यूब चैनल? प्लीज शेयर योर नंबर इफ पॉसिबल, प्लीज शेयर योर ब्लॉग्स लिंक, थैंक यू। जी, फखरिया वकालत के नाम से अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ वहाँ पे रिलेटेड मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल भी मिल जाएंगे, फेसबुक पेजेस भी मिल जाएंगे। लेकिन क्योंकि मैं पाकिस्तान लॉयर डॉट कॉम के पेज पे हूँ तो मैं खुद को इतना प्रमोट नहीं कर सकती, और किसी के प्लेटफॉर्म पे खड़े होके आप अपनी चीज को प्रमोट करें तो वो अच्छे एथिक्स में भी नहीं आता। तो आप एडमिन से मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान लॉयर्स डॉट कॉम के ग्रुप में हैं तो आप वहां से एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ लें। अच्छा, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, लैट 2023 की ऑनलाइन प्रेपरेशन कैसे करें जो बजट फ्रेंडली भी हो? एनी व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट? अच्छा जी, लैट की तैयारी जिन्होंने करनी है, मैंने अभी आई थिंक 19 जून को लैट का इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था। बजट फ्रेंडली, बेटा आजकल तो बजट फ्रेंडली कुछ भी नहीं है। आई एम रियली सॉरी, मैं आपको ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं दे सकती, क्योंकि आप जिस भी एकेडमी में जाएंगे, अगर मेरी एकेडमी में भी आएंगे तो भी आपको फीस तो पे करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हम मार्जिन दे देते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स होते हैं, या नोट्स पे कुछ हम थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं कि उनको ज्यादा बर्डन ना लेना पड़े। तो ऐसा तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप्स का और फेसबुक के जो जितने भी ग्रुप्स होते हैं या मटेरियल शेयर किया जा रहा होता है वो इतना ऑथेंटिक नहीं लगता। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आप लोग को नहीं कह सकती कि आप लोग ना पढ़ें,
लेकिन जो चीज़ें क्लियर हैं उनमें ये होता है कि कुछ कॉपी पेस्ट होती हैं, कुछ चीज़ें आपको बुक्स में से भी उठा के दी जाती हैं, या कुछ चीज़ें किसी की वेबसाइट से या वॉल से उठा के जो आपके साथ शेयर की जाती हैं। तो मैं हमेशा यही कहूँगी कि आप जो भी मटेरियल पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें याद कर रहे हैं, उनको आप बेर से या अपनी टेक्स्ट बुक से ज़रूर टैली किया करें। ठीक है? तो इसके अलावा अगर आप लोग का कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मेरा कोई कांटेक्ट चाहिए तो आप एडमिन से कांटेक्ट कर लें, वो आपको बता सकते हैं। और मेरी बुक आपको जो पुरानी 2020 की है वो तो फेसबुक वगैरह पे भी आपको मिल जाएगी, व्हाट्सएप में भी काफ़ी, और बाकी लोगों के पास भी बहुत होगी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ये बुक थी पीडीएफ में। और न्यू वाली को हमने ऐसे पब्लिक नहीं किया। न्यू बुक हम उन्हीं को देते हैं जो हमारे रजिस्टर्ड और पेड स्टूडेंट होते हैं। तो बाकी आप pakistanlawyers.com की वेबसाइट पे भी सर्च कर सकते हैं चीज़ें। अगर आप इनके व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो भी आप काफ़ी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर और किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम प्लीज आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। बाकी मैंने सबके सजेशंस भी ले ली हैं, और कोशिश करूंगी कि अगर संडे तक कोई ऐसा हम कंडक्ट कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।